नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे आईसीटी, जिसमें अपन ने कंप्यूटर का सामान्य परिचय वाला लेसन है वो कंप्लीट कर लिया था। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव कर लिए। आज अपन करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। फिर आपके दो टॉपिक हो रहे हैं छोटे छोटे, एक तो सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स, और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। तो देखिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ये क्या है, तो ये तो दोस्तों पहले अपन समझ ही चुके हैं। तो देखिए, आर्थिक उदारवाद के दौर में वैश्विक ग्राम की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफल हो पाई है। यानी अगर ये आईसीटी नहीं होती तो पूरा जो विश्व है वो एक गांव नहीं बनता। आज आप घर बैठे बैठे हर काम है वो कर सकते हो। यानी जो भौगोलिक दूरी है उसको आईसीटी ने समेट दिया है। इसके अंतर्गत देखिए, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई शिक्षा, ई एजुकेशन, ई शॉपिंग, ईटीसी का मतलब अन्य, और ये सारे के सारे क्षेत्र है वो आते हैं। तो आईसीटी के अंदर ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई शिक्षा, ई एजुकेशन, ई शॉपिंग आदि क्षेत्र आते हैं। इनके बारे में आगे अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की यदि बात करें सूचना प्रौद्योगिकी के, तो सबसे पहले इसका उपयोग ई शासन के तहत अपन देखते हैं। ई शासन को ई सरकार भी बोलते हैं, डिजिटल सरकार भी बोलते हैं, ऑनलाइन सरकार भी बोलते हैं। यानी जो काम मतलब ऑफलाइन ऑफिसों में होते थे वो काम आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक नागरिक का संबंध सीधा सरकार से हो गया है। कैसे, मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे सरकार की कोई भी योजना है उसका आपको लाभ लेना है तो आप फॉर्म भराओगे और वो लाभ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे बेटी के विवाह पर 50,000 रुपये मिलते हैं, वो हो गया, या अन्य जो भी प्रोग्राम छात्रवृत्ति वगैरह है जो भी। तो जो ऑफलाइन काम होते थे ना वो ई शासन के तहत अब ऑनलाइन होने लगे। इसमें देखिए, आम नागरिकों, व्यापारियों तथा कर्मचारियों के लिए तकनीकी उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच, यानी आम आदमी तक सरकारी सेवाओं की पहुंच है वो होने लगी। पहले तो ना लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये योजना सरकार की चल रही है या नहीं चल रही है, इसका लाभ कैसे ले। तो ऐसे बेचारे जूती चप्पल घिसा घिसा के बाजार से घर, घर से बाजार मतलब चक्कर काटते रहते थे ऑफिसों के। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम नागरिक सरकार से अन्योन्य क्रिया कर मनवांछित लाभ ले सकता है। यानी इसके तहत आपने फॉर्म भर दिया, मान के चलिए ई मित्र पर जाकर आपने फॉर्म भर दिया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। आगे यहाँ से आपने मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और डायरेक्ट आपको उसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम जो नागरिक है वो सरकार तक पहुँच गया है या सरकार से उसकी अन्योन्य क्रिया हो रही है। ठीक है, यानी उस व्यक्ति और सरकार के मध्य आईसीटी ने सीधा संपर्क बना दिया है। फिर देखिए, शासन को सरल और सुगम बना दिया है। मान के चलिए कोई काम आप तहसील में करवाने जाते थे तो वो काम आपका, जैसे मूल निवास बनवाने जाते थे तो लाइन में लगना पड़ता था। आज गए, कल भी अगर नंबर नहीं आया तो अगले दिन इतने में वो शाम को खिड़की बंद कर देता। तो ये काम है ये आसान हो गए हैं। यानी शासन सरल और सुगम हो चुका है। घर बैठे बैठे आपने ई मित्र से फॉर्म भरा पूरा का पूरा, आगे पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आप ई मित्र से प्रिंट आउट निकाल लाते हो। अब देखिए, मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय यानी सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना। अब ये क्या है, सिंगल पॉइंट डिलीवरी का मतलब हो गया, जैसे आप हो, आप पहले जाते थे तहसील में, जैसे तहसील में कोई 3 आदमी बैठे हैं। ठीक है, आप शहर में गए, तहसील में पहले 3 आदमियों से आप मिले, फिर आगे वो आपका काम गया, फिर आप तक वो लौट कर आएगा। मतलब ये कितने पेचीदा काम हो गए। अब ये काम क्या हो गया, एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय द्वारा, यानी डायरेक्ट है ना, इसने आपका और अंतिम जो छोर है उसका सीधा संपर्क करवा दिया है। किसने, आईसीटी ने। ठीक है, फिर देखिए ई शासन द्वारा उपलब्ध सेवाएं। तो ई शासन के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आती है ई नागरिक। ई नागरिक सेवा क्या है, तो समांकलित केंद्रों के माध्यम से समांकलित सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट जारी करना, पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिल जमा करवाना, ये सारी सुविधाएं हैं वो इसके तहत क्या होती है, प्राप्त होती है ई नागरिक के तहत। ठीक है, फिर देखिए ई परिवहन। ई परिवहन के तहत
क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, चालक आज्ञा पत्र यानी ड्राइवर लाइसेंस बोलते हैं अपन जिसे, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और कर व शुल्क जमा, कर और शुल्क मतलब जैसे आपने लोन पे कोई गाड़ी ली, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ई परिवहन नाम का जो एक एप्लीकेशन है उसके तहत हो रही है। फिर देखिए ई औषधि। ई औषधि क्या है कि चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित कर नागरिकों को क्या बेहतर सुविधा देना। और अगला देखिए ई शिक्षा। ई शिक्षा के अंतर्गत आप देख ही रहे हो डिजिटल लर्निंग। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये डिजिटल लर्निंग ही है। अन्य कोई सर पढ़ाते हैं हमें, वो क्या है, डिजिटल लर्निंग ही है। रेडियो के ऊपर जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं वो क्या है, डिजिटल लर्निंग है। टीवी पर चल रहे हैं डिजिटल लर्निंग है, यूट्यूब पर चल रहे हैं डिजिटल लर्निंग है। तो ये क्या है, ई शिक्षा है। और इनके लाभ हानि दोस्तों आप कॉमन तरीके से सोचोगे तभी निकाल लोगे कि ई लर्निंग के लाभ क्या है और हानि क्या है, ठीक है, गलत नहीं करोगे। फिर देखिए ई पंजीकरण। ई पंजीकरण का मतलब हो गया, अपन है ना कोई स्टाम्प बनवाने जाते थे और कुछ भी लिखा पढ़ी का काम होता था तो तहसील में जा करके करवा के आते थे। आजकल है ना ई पंजीकरण है वो ऑनलाइन होने लग गया हर चीज़ का, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण, स्थानांतरण, स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा क्या है, प्रदान करती है ई पंजीकरण के तहत। फिर देखिए ई शासन सचिवालय। ई शासन सचिवालय की यदि बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मान के चलिए आप फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, ठीक है, और आपका कोई काम जयपुर होता था, मतलब जब ये ऑनलाइन ज़माना नहीं था जयपुर होता था। अब आप जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हो वहीं से ही मित्र से आपने फॉर्म भर दिया या जो भी मतलब ऑनलाइन वेबसाइट है उससे आपने आपका फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दिया, और वहाँ से जो शासन सचिवालय है वहाँ से उसका वेरिफिकेशन होके और आपको जो काम करवाना है वो काम हो जाता है घर बैठे बैठे। तो ये क्या है, ई शासन सचिवालय है। यानी शासन सचिवालय एवं सरकारी विभागों का नेटवर्क हो गया है, ये पूरा का पूरा क्या है, जाल है। फिर देखिए ई पुलिस। ई पुलिस इसके अंतर्गत क्या है, ऑनलाइन अपन एफआईआर करवा सकते हैं। पहले ऑफलाइन करवानी पड़ती थी, अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाती है। और कोई भी मान के चलिए अपराधी है तो तुरंत है ना 1 मिनट के अंदर इंडिया के जितने भी थाने हैं वहाँ पर उसकी डिटेल पहुँच जाती है। ऐसे होता है। नहीं तो पहले फ़ोन करके बोलना पड़ता था इस नाके से ना ऐसे ऐसे गाड़ी वाला ऐसे ऐसे आ रहा है, आप उसको पकड़ना। और आजकल क्या है, 1 मिनट में ना इनके पास सूचना पहुंच जाती है और पूरा का पूरा जाब्ता है वो क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो ये ई पुलिस है। फिर देखिए ई न्यायालय। ई न्यायालय इसके अंतर्गत क्या है, मान के चलिए कोई 70 न्यायालय छोटे न्यायालयों के अंदर केस लड़ा जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग आगे उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में यदि केस को फाइल करना है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है, और उस रिकॉर्डिंग के आधार पर ही जो 70 न्यायालय में जो हुई है उसके आधार पर ही फैसले हो जाते हैं। तो ये क्या है, ई न्यायालय है। यानी ई न्यायालय के अंतर्गत सभी केसों तथा अपीलों का डाटा तैयार किया जाता है तथा न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों को टाला जा सकता है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला या सत्र न्यायालय के केस या केस संदर्भ में दर्ज किए गए तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुना देते हैं। यानी टाइम की बचत हो रही है ना, वो पीछे वाला रिकॉर्ड देख लेते हैं जो सत्र न्यायालय जिला न्यायालय में सुनवाई हुई है, उसी को देख करके क्या कर देते हैं, फैसला सुना देते हैं। फिर देखिए ई प्रजातंत्र। ई प्रजातंत्र क्या है, नागरिकों को शासन में भागीदार बनने के लिए। यानी ई प्रजातंत्र एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदार बनाने का प्रयास करती है। यानी आप भी प्रशासन में साथ दीजिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो देश निर्माण में, देश के शासन में साथ दे, तो उसको भागीदार बनाया है। पहले कि मतलब कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसकी हमें सूचना देनी होती थी। अब क्या है, ये एक नैतिक दायित्व बना दिया गया, मतलब इसके तहत ई प्रजातंत्र के तहत कि आप भी शासन के हिस्सा हो। आप ट्रेन में जा रहे हैं, गंदगी है तो आप फैला रहे हो तो आपको नहीं फैलानी, कोई दूसरा फैला रहा है तो उसको भी बोलो कि ये सरकारी संपत्ति है, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमें उसमें शासन में क्या बढ़ना चाहिए, भागीदार बढ़ना चाहिए। फिर है ई शासन के लाभ। ई शासन से समय की क्या होती है, बचत होती है, पैसों की बचत होती है, भौगोलिक दूरी कम हो गई है ई शासन से, ठीक है। यानी पहले कोई काम दूर होता था तो वो अब घर ही हो जाता है, और सरकारी तंत्र को शीघ्र कार्य करने
वाला बना दिया इसने, ई शासन तंत्र ने। और एक है ना, आप लापरवाही नहीं कर सकते, सरकारी तंत्र है, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है, ऑनलाइन रहता है, ठीक है। ऑफलाइन तो ऐसे बोल देते कि रजिस्टर गुम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आजकल सारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन है, रिकॉर्ड रखा जा सकता है, यानी प्रत्येक जो काम हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है, उसके रिकॉर्ड दस्तावेज रखे जा सकते हैं। घूसखोरी और भ्रष्टाचार में क्या आई है, कमी आई है। ये पार्ट है ना, बहुत सिंपल पार्ट है। फिर देखिए इंडिया डिजिटल कार्यक्रम, ये क्या है, तो देखिए इंडिया डिजिटल एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को क्या करता है, कवर करता है। और अभी मेक इन इंडिया, ठीक है, यानी डिजिटल भारत। तो देखिए उद्देश्य क्या है इसका, तो ये ध्यान रखना आप, भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी, कल का भारत, ठीक है। ये इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, किसके, डिजिटल इंडिया के। ये आईटी के अंतर्गत आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। एक बार किताब में से मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वो है भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी और कल का भारत, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत है, वो बताई गई है। फिर देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय DEITY, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाना है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाना है, तो आप उत्तर दे देना, ठीक है। ये डाइटी द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये ऐसे कैसी पूरी लाइन किताब में लिख रखी है। फिर देखिए इंडिया डिजिटल इंडिया का विजन, यानी जो डिजिटल इंडिया है उसके विजन है 3, यानी 3 प्रमुख क्षेत्र है। वो कौन कौन से हैं, हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा तैयार करना, मांग पर संचालन एवं सेवाएं देना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। तो ये 3 इसके क्या है, क्षेत्र हैं। फिर देखिए आगे वाला, 1 मिनट, हाँ ये रह गया ना, सभी सेवाएं क्लाउड ऐप। इसका मतलब क्या आपको बता देता हूँ कि जो भी सरकारी विभाग है, न्यायालय है, जो भी तंत्र है, उनकी जितनी भी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना नागरिकों के लिए आवश्यक है या नागरिकों का अधिकार है। तो ये क्लाउड ऐप पर उपलब्ध करवाने का अधिकार है, किस पर, क्लाउड ऐप पर, यानी सभी जितनी भी सेवाएं हैं उनको क्लाउड ऐप पर उपलब्ध रहने का क्या है, अधिकार है, ये नागरिकों का अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर देखिए डिजिटल भारत कार्यक्रम की सेवाएं, तो मेक इन इंडिया, तो इसके तहत कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ई मित्र। तो ई मित्र तो आप जानते होंगे, इसके ऊपर आप हर काम करवाते हैं। तो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो ई मित्र के तहत आप उनका क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। इसके तहत 105 सुविधाएं हैं वो ई मित्र के तहत जुड़ी हुई है, यानी ई मित्र पर 105 सुविधाओं का आप लाभ लेते हैं। और 10 तरह के प्रमाण पत्र ई मित्र की शॉप पर उपलब्ध हैं। तो ये ध्यान रखना, 10 तरह के प्रमाण पत्र, 105 सुविधाएं ई मित्र पर उपलब्ध हैं, ठीक है। और ई मित्र क्या, राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, सरकार से संबंधित यानी ई गवर्नेंस से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्या लेना, लाभ लेना। अब ई मित्र से आप आपके गांव में काम कर लेते हो, कोई भी काम है, मतलब भटकना नहीं पड़ता है। तो ये एक क्या है, ई मित्र पोर्टल है। फिर देखिए ई वाणिज्य। ई वाणिज्य का मतलब क्या है, इंटरनेट से व्यापार करना, जैसे ई बैंकिंग, ई व्यापार, ई शॉपिंग, ये भी ई वाणिज्य के ही प्रकार हैं। आईसीटी ने व्यापार के क्षेत्र में क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। अगला देखिए ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की यदि बात करें तो किसी बैंक द्वारा की जाने वाली क्रिया मोबाइल, कंप्यूटर, नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग द्वारा हो रही है, इसे ई बैंकिंग कहते हैं। और इसमें एक लाइन थी ओटीपी। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग है, इसके बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं किताब के अंदर। हालांकि वो बहुत सिंपल आप कर सकते हो कि आपके खाते के पासवर्ड किसी को नहीं बताने चाहिए, ठीक है। और आप मतलब लेन देन कर रहे हो, ऑनलाइन लेन देन कर रहे हो, तो
एक जीरो आपने जैसे 1000 रुपये भेजने, किसी को एक जीरो फालतू लगा दिया तो 10,000 चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ना मतलब ध्यान रखना होता है ई बैंकिंग के तहत। और अपने खाते का स्टेटमेंट है वो निकाल के रखना टाइम टाइम पर, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इनके पासवर्ड चेंज करते रहना। ये चीज़ें आपको करते रहना चाहिए, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग जितनी लाभदायक है उतनी ही नुकसानदायक है। फिर देखिए ई लर्निंग। ई लर्निंग की यदि बात करें तो ऑनलाइन, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या आभासी लर्निंग, ये अन्य नाम है इसके ई लर्निंग के। अब अपन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक ई लर्निंग का ही प्रकार है, ठीक है। अब इसके अंदर दो शब्दावली आई थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी। एक तो थी सिंक्रोन्स, क्या सिंक्रोन्स, एक थी एसिंक्रोन्स। देखिए सिंक्रोन्स क्या है, तो दो व्यक्ति, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे दूर बैठा हूँ, आप कहीं दूर बैठे हो, ठीक है, और मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा होता। क्या पढ़ा रहा होता? ऑनलाइन, यानी आप नीचे चैटिंग कर रहे होते, मैं आपका जवाब दे रहा होता, तो वो तो है सिंक्रोन्स, यानी अन्योन्य क्रिया हमारी हो रही है। मैं आपके जवाब दे रहा हूँ, आपके जवाबों, आपके जो प्रश्न है उनके मैं जवाब दे रहा हूँ और आप मेरे से जवाब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन जो क्लासेज होती है ना जितने भी, उनको बोलते हैं सिंक्रोन्स। मेरे कहने का भाव समझ गए। और एसिंक्रोन्स में क्या होता है, दो व्यक्ति दूर होते हैं लेकिन वास्तविक समय पर वो ऑनलाइन नहीं होते, सेम सेम टाइम ऑनलाइन नहीं होते। जैसे प्राइम क्लास, अब मेरी क्लास आएगी वो प्राइम क्लास होगी, आपको लगेगा जैसे ऑनलाइन चल रही है, मैं ऑनलाइन नहीं होऊंगा उस टाइम, आप ऑनलाइन होगे, यानी एक पक्ष है वो ऑनलाइन होता है इसमें। तो ये प्राइम क्लास, ऑफलाइन वीडियो, ये अनक्रॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अनक्रॉन्स कहलाता है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखना। सिंक्रोन्स में क्या होता है, दोनों साइड ऑनलाइन होते हैं, दोनों में अन्योन्य क्रिया होती है। अनसिंक्रोन्स क्या है, एक साइड ऑनलाइन होता है, एक साइड ऑफलाइन होता है, यानी दोनों में अन्योन्य क्रिया नहीं होती। फिर देखिए ई डिजाइनिंग। ई डिजाइनिंग क्या है, तो ये मैंने जब कंप्यूटर का परिचय पढ़ाया था ना आपको, तो बहुत अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ाया था आपको, यानी CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आजकल जितने भी इंजीनियर है, डिज़ाइनर है, भवन निर्माता है, वो क्या करते हैं, इसके द्वारा पहले ही मैप है वो बनाकर हमें दे देते हैं, या पहले ही उसकी डिजाइनिंग है वो ICT के तहत तैयार कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ई डिजाइनिंग। तो इतना ही था ये पाठ, बहुत सिंपल सा पाठ है। बाकी लिखने को इस पाठ के सारे में ऐसे पेज उतारता तो उतार लो, चाहे 10 एक पेज है। बाकी जो चीज़ मुझे समझानी थी और जो आपके काम की थी वो मैंने पूरी बता दी है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में। अब देखिए ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, तो ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, ये सारी है। फिर देखिए देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम, तो डिजिटल भारत। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है, तो ई मित्र। ई मित्र पर 10 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है, 105 प्रकार की सेवाएं इसके ऊपर उपलब्ध है ई मित्रा पर। उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थ श्रृंखला को क्या कहते हैं, यानी ऑनलाइन व्यापार और मतलब ऑनलाइन लेन देन करना या व्यापार करना जो भी है उसे क्या बोलते हैं, तो ई वाणिज्य बोलते हैं। फिर देखिए कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्यक्रम या पुस्तकें, तो ये पुस्तकें नहीं होती, बाकी सारे होते हैं। तो ये अपना दोस्तों छोटा सा लेसन था, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। अब आपका एक टॉपिक रहा है छोटा सा, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है। तो उसके लिए सीधा तो इसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ है किताब में कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्या आधार हैं, पर लास्ट में 2 पार्ट रहेंगे, वो पार्ट भी मैं आपको करवा दूंगा। एक तो है आपके इनपुट आउटपुट तथा संग्रहणी युक्तियाँ, और एक प्रोसेसिंग टूल्स वाला, ये 2 ही रहे हैं। बाकी अपन ने पहला कर ही लिया कंप्यूटर का परिचय, और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आज कर लिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव में करवा चुका। अगला लेसन आएगा प्रोसेसिंग टूल्स का, फिर एक चैप्टर और है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 क्लास हो रहा है, ICT पूरी हो जाएगी 9वीं क्लास में से।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।